जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम बिहार का कंप्लीट सेशन कर रहे हैं, जिनमें से कि इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 37 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन नंबर 38 होने वाला है। देखिए, आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ का आपको जानकारी लेना आवश्यक होता है। ऐसे ही जब हम बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के विषय में हमें थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। क्या चीज़ें वहाँ फेमस है, किन-किन चीज़ों की वजह से बिहार प्रसिद्ध है, इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे कि बिहार में क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले किन चीज़ों का आयात हुआ, किन चीज़ों का निर्यात हुआ, बिहार कब बना, बिहार इससे पहले किसका हिस्सा था, इन सभी को हम डिटेल रूप में समझेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। आप अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना, जहाँ पर लगे कि लिखना चाहिए वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या बिहार में कितनी है? यहाँ पर 8 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? हवाई अड्डे का नाम है रक्सौल। रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है। यहाँ पर अब 4 प्रश्न बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बॉक्स है जो कि इसे आप लोग बिहार मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है? बिहार। बिहार जो है उत्तर में जो अपना सीमा साझा करता है वो नेपाल के साथ करता है। ठीक है, उत्तर में सीमा साझा किसके साथ करता है? नेपाल के साथ करता है। एक बार फिर से बनाता हूं मैं, ये आप लोग बिहार मान लो। ठीक है, बिहार है, इधर हो गया आपका पूर्व, ऊपर है उत्तर दिशा, नीचे जो है वो है दक्षिण, और जो इसके इधर है ये है पश्चिम दिशा। तो बिहार जो है उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और बिहार से नेपाल के लिए जिस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है उस हवाई अड्डे का नाम है रक्सौल। बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। ठीक है, बिहार में 38 जिला है। हालांकि सन 2000 तक बिहार में 37 जिला था। ठीक है, 38वां जिला जोड़ा गया सन 2001 में। और 38वां जिला कौन सा है? तो 38वां जिला है अरावल। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है, या फिर बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अंतिम जिला है? तो सबसे अंतिम जिला है अरावल। ठीक है, सन 2001 में इसे जोड़ा गया था। ऐसे ही जब हम बात करेंगे बिहार और नेपाल के बीच में, तो बिहार से नेपाल जो है जाने के लिए रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग होता है, और बिहार 7 जिला साझा करता है, 7 जिला सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। 7 जिला में से जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है। यहाँ से प्रश्न जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा कि बिहार नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 7 जिला सीमा साझा करता है। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? बिहार के दक्षिण में राज्य है झारखंड, और इसके साथ 8 जिला साझा करता है। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और इसके साथ भी बिहार अपना 8 जिला साझा करता है। और मैंने आपको उत्तर में बताया, उत्तर में नेपाल है और नेपाल के साथ में 7 जिला साझा करता है। तो ये आप अपने कॉपी में पैराग्राफ बना लेना, और इसी प्रकार से करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? सही उत्तर है ग्लाइडिंग क्लब है पटना में, और पटना जो है ये बिहार की राजधानी है। ठीक है, पटना जो है ये बिहार की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है?
तो बिहार की जो बोली है वो है मैथिली बोली, और अधिकांशतः बिहार में जितने भी न्यूज़ होते हैं वो मैथिली भाषा में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में देश के दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है? सही उत्तर है पटना। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु पाटलिपुत्र के किले का निर्माण करवाते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा जो समझने की आपको आवश्यकता है वो समझना आप। सबसे पहले जो मगध है, मगध पर 32 राजाओं ने शासन किया है। ठीक है, मगध पर 32 राजाओं ने शासन किया है। सबसे पहले जिस वंश ने मगध पर शासन किया उस वंश का नाम क्या था? उस वंश का नाम था बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश सबसे पहले मगध पर शासन करते हैं, और इसी वंश का अंतिम राजा कौन होता है? तो इस वंश का अंतिम राजा है रिपुंजय। रिपुंजय के बाद ये वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो द्वितीय शासक है मगध पर शासन करने वाला है वो है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम था बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक होंगे, और इस वंश का जो अंतिम राजा था वो है नागदशक। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा कौन है? इस वंश का अंतिम राजा हो जाएगा नागदशक। फिर इस वंश के बाद जो है वो शिशुनाग वंश शुरू होता है। शिशुनाग वंश प्रारंभ होगा, और इसके संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे। इस वंश में दो राजा प्रसिद्ध है, एक है शिशुनाग और दूसरा है कालाशोक। ठीक है, ये दो राजा प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश प्रारंभ होगा। तो ये बाद की बात है। जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मगध जो है अपने समय समय पर राजधानी चेंज करती रही है, और अभी तक 3 बार इसकी राजधानी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है, मेरे साथ कॉलम बनाना। इधर है मगध, मगध की राजधानी कौन कौन सी रही है और किन किन राजाओं ने राजधानी चेंज की है, ये भी आपको इधर लिखना है। देखिए मगध जो है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? सबसे पहली राजधानी थी राजगृह में। राजगृह को राजगृह भी कहते हैं और राजगिर भी कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से स्थानांतरित की गई और राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी की गई। ठीक है, मगध की राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद तृतीय नंबर पे पाटलिपुत्र से राजधानी चेंज की जाती है और राजधानी चेंज करके वैशाली की जाती है। फिर इसके बाद एक राजा हुए थे कालाशोक, इन्होंने वैशाली से राजधानी चेंज करके दोबारा पाटलिपुत्र राजधानी की थी। तो देखिए अब तक कितने बार मगध की राजधानी चेंज हुई है। देखिए सबसे पहले जो राजगृह राजधानी था इसको चेंज किसने किया? चेंज किया था उदाइन ने। उदाइन किस वंश से संबंध रखता था? उदाइन हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, इसके बाद उदाइन के बाद राजा आए शिशुनाग। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी चेंज करके वैशाली किया, और इसके बाद शिशुनाग के बाद एक राजा आए कालाशोक, और कालाशोक ने वैशाली से राजधानी ट्रांसफर करके दोबारा पाटलिपुत्र कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र का मगध की अब तक कितनी राजधानी है, किन किन राजाओं ने कौन सी राजधानी चेंज की, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च, जिसे कि पादरी की हवेली कहते हैं, इसका निर्माण कब हुआ था? सही उत्तर है 1751 में इसका निर्माण किया जाता है। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अब आपने कई बार ऐसा देखा है
कई बार डेट के आगे ईसा पूर्व लिखा रहता है, कई बार डेट के आगे ईसवी लिखा रहता है। ये ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, तो समझना यहाँ पर एक ये मेन बिंदु है, ठीक है। मेन बिंदु को आप क्या नाम दे दो, ईसा मसीह के नाम से इसे जानो, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म होता है, इसके जन्म के बाद जो भी डेट होंगे वो सारे ईस्वी में लिखे जाएंगे, ठीक है। वो सारे डेट ईस्वी में लिखे जाएंगे और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी डेट होंगे वो सभी डेट ईसा पूर्व में लिखा जाएगा, ठीक है। ईसा पूर्व हमेशा ही बढ़ते से घटते क्रम की ओर होता है। जैसे कि यहाँ पर है 563, तो 562, 561, 560, ऐसे जो घटते क्रम में होंगे वो सारे ईसा पूर्व में होंगे। और जो भी बढ़ते क्रम में हैं, जैसे कि ऊपर है 1751, 1752, 1753, ये जो है ये ईस्वी के डेट होते हैं। तो ईसा पूर्व जो है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले के डेट हैं, और ईस्वी जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद के डेट है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा और समझना, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इससे पहले गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। किस धर्म से संबंध थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। हालांकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। किस नदी के किनारे होती है, नदी का नाम है निरंजना नदी, ठीक है। निरंजना नदी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सबसे पहली बार उपदेश ये देते हैं सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। और सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ पर देते हैं, तो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है कि सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में देते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आप नोट डाउन करना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है, जैसे कि सबसे पहले जब गौतम बुद्ध गृह का त्याग किए, जब घर से निकले थे घोड़े पर बैठ करके, तो इस घटना को लोगों ने क्या कहा, तो आपको याद रखना है गृह त्याग की जो घटना है, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। फिर जब घर से निकले, घर से निकलने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। तो जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, तो इस घटना को किस नाम से जाना गया, तो इस घटना को जाना गया धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इस घटना को जाना गया, ठीक है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनका देहावसान हुआ, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया, ठीक है। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन और बनेंगे, इसे भी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। सही आंसर है ये बिहार के नाटककार थे। अगला है कि बिहार काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। बिहार को प्राचीन समय में मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और मैंने अभी आपको बताया कि मगध पर कितने लोगों ने शासन किया है, इसके विषय में मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर खां का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम था फरीद, इसका सही आंसर है। अगला है बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। उत्तर हो जाएगा शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, यह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया था। उत्तर है आपका बरौनी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है। तो शाहपुर में कांच उद्योग नहीं है, शाहपुर आपका सही आंसर है। अगला है बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं। तो बिहार में टोटल 28 चीनी की मिल हैं, ये भी आपको
याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहां पर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? शाहपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? सही उत्तर है दिलवारपुर सिगरेट बनाने का कारखाना स्थित है। एक चीज आपको नोट डाउन करना है, जो बिहार है, बिहार से ही झारखंड की स्थापना हुई थी। बिहार से झारखंड कब अलग होता है, कब एक स्वतंत्र राज्य बनता है झारखंड? तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है और झारखंड जो है अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य बनता है। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही फिलहाल में झारखंड पहला राज्य बन गया है जो कि गुटखा सिगरेट पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। तो ये करंट के सवाल है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? सही उत्तर हो जाएगा बरौनी में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। यहां पर बिहार के विषय में कुछ और बातें हम जानेंगे। ठीक है, यह है बिहार। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु हो जाएगा आपका बैल। राजकीय पक्षी कौन सी है? पक्षी है गौरैया। यहाँ का पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प है गेंदा। और यहाँ का राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह आपको याद रखना है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह हो जाएगा बोधि वृक्ष। ऐसे ही जो बिहार है, बिहार में अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ के राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में? तो बिहार के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल है। पर इससे पहले पूर्व राज्यपाल कौन थे? तो पूर्व राज्यपाल का नाम था राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल शब्द है, राज्यपाल शब्द कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि राज्यपाल शब्द जो है ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, राज्यपाल शब्द कहाँ से ग्रहण किया गया है? राज्यपाल शब्द कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो ये सभी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली मैथिली फिल्म है कन्यादान। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? ठीक है, जब आपसे ये वाला पोर्शन आएगा कि बिहार में प्रथम कौन राष्ट्रपति मतलब बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, जब इस प्रकार से एक मैं आपको कंप्लीट सेशन लाऊंगा कि बिहार में प्रथम कौन क्या हुए हैं, तब वहां पर हम बात करेंगे डिटेल रूप में इसके विषय में। फिलहाल में आप इतना याद रखना कि बिहार के प्रथम महाकवि हुए हैं विद्यापति। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसी क्वेश्चन के साथ हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये सेशन नंबर 38 था। इसी प्रकार से डेली हम एक एक सेशन लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और अब तक इससे पहले वाला यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां पर जाइए, विजिट करके देखिए। विश्वास करिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे हम एक नए ही सेशन के साथ। इंतजार करिए कल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।